नमस्कार साथियों, सिखवाल ऑनलाइन हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं सुरेश चंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, अभी ये जो पशुपालकों के लिए और अपने किसान भाइयों के लिए सबसे भयानक दिन चल रहे हैं, बहुत ही महामारी का दिन चल रहा है। और वो किस लिए चल रहा है आपको पता है। अपने इन पशुपालकों के लिए जो सबसे खतरनाक बीमारी सामने उभर कर आई है, नाम क्या है उसका? लंपी त्वचा रोग, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लंपी स्किन डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलएसडी बोलते हैं। और इस एलएसडी में होता क्या है अपन लोगों को पता है। अपन लोगों ने देख देख के अपने खुद के आंखों में से आंसू नहीं रुक जाते हैं भाई, है ना। क्योंकि जिन लोगों ने अपनी सेवा की है, जिन माताओं ने अपनी सेवा की है, आज वो दर बदर रह रहे हैं भाई, है ना। कि उसका रीजन क्या है कि लंपी त्वचा रोग के अंदर क्या होता है। ये जो त्वचा रोग है, ये कौन सा रोग है भाई? ये वायरस से होता है। कौन किससे होता है? वायरस जनित रोग तो है ही है, पर इसके अंदर क्या होता है? जो त्वचा होती है, जो आपकी एपिडर्मिस होती है, इस एपिडर्मिस पे क्या हो जाते हैं? पहले फफोले हो जाते हैं, फिर यही फफोले के अंदर पानी भर जाता है, और जब ये झड़ने लग जाते हैं तो इसमें क्या हो जाते हैं भाई साथियों? इसमें घाव होने लग जाते हैं। बड़ा ही खतरनाक बीमारी है, ठीक है। बात करें इस बीमारी की उत्पत्ति की, तो इस बीमारी की उत्पत्ति सबसे पहले कहां पे हुई थी? इसको सबसे पहले 1929 में कहां देखा गया था? जाम्बिया, जो किसके अंदर आता है? दक्षिण अफ्रीका में मिलता है। इसके अंदर सबसे पहले इसको देखा गया था। उसके बाद में 2012 में यूरोप में, फिर रूस में और कजाकिस्तान के जरिए ये रोग क्या है? बहुत तेजी से फैला। किसके अंदर? बहुत तेजी से फैला। ये रोग सबसे अधिक मात्रा में किसको प्रभावित करता है? गोवंश और भैंस को। गोवंश और ये जो भैंस है, इनको अधिक मात्रा में प्रभावित करता है। एशिया का जो महाद्वीप है, उसमें बांग्लादेश में इस रोग को कब देखा गया था भाई? जुलाई 2019 में इसको देखा गया था। और सबसे पहले 12 अगस्त 2019 में उड़ीसा में। भारत में कब देखने को मिला भाई? 12 अगस्त 2019 को उड़ीसा में देखने को मिला था। सर्वाधिक मात्रा में किसको प्रभावित करता है? कि सर सर्वाधिक मात्रा में गोवंश को प्रभावित करता है। जिस गोवंश की रोग प्रतिरोधक क्षमता का मान अधिक होगा, उसको यह बीमारी जो है वो बहुत ही सीमित मात्रा में होती है और जल्दी से इसकी क्या हो जाती है? रिकवरी हो जाती है। पर जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का मान क्या है भाई? कम है, ऐसे में वो उनको क्या कर देती है? घातक प्रभाव उत्पन्न करवाती है। बात करें इसका बचाव क्या है, तो साथी याद रखना, इसका बचाव क्या है? केवल टीकाकरण ही इसका क्या है? बचाव है। सरकार इसके लिए लगातार प्रयास करती जा रही है कि जल्दी से जल्दी क्या हो जाए? सभी पशुपालकों के लिए या सभी पशुओं के लिए क्या मिल जाए? इस एलएसडी रोग के लिए क्या मिल जाए? टीका मिल जाए। बात करें ये मानव में फैलता है या नहीं फैलता है, तो याद रख लेना, ये कैसा रोग नहीं है भाई? ये जूनोटिक रोग नहीं है। और जो रोग जूनोटिक नहीं होता है, मतलब जूनोटिक का मतलब होता है जंतुओं से फैलने वाला रोग। किससे फैलने वाला रोग? जंतुओं से फैलने वाला रोग जो होता है उसको जूनोटिक कहते हैं। ये रोग जूनोटिक नहीं है, इस बात का याद रख लेना भाई, है ना। अब बहुत सी भ्रांतियां ये चल रही है कि सर ये जूनोटिक रोग है, तो क्या इनके ये जो पशुपालक हैं या जो पशु हैं, इनसे दूध प्राप्त करने में या कोई तो दिक्कत तो नहीं है? तो गलत भ्रांतियां अफवाहें चल रही हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं होती है। उनके दूध को आप अच्छे से उबाल कर पियो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से गर्म करो उसको और फिर इसका आप यूज भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। इसमें वायरस की प्रजातियों की बात करें तो बकरी के लिए बकरी पॉक्स, मंकी पॉक्स और मवेशी पॉक्स नामक की बीमारियां होती है। एक प्रकार की ये समझ सकते हो आप चेचक या छोटी मादा जैसे। अब देख लो डायग्राम कैसे बताता है कि ये जो लंपी है, एलएसडी जो होता है, ये जब रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर मजबूत होती है तो एलएसडी से खत्म होने के बाद में यहां पे क्या रह जाते हैं? यहां पे क्या रह जाते हैं भाई? निशान रह जाते हैं भाई। क्या रह जाते हैं? निशान रह जाते हैं, ठीक है। ये देखो इतने बड़े बड़े क्या हो जाते हैं? ये बड़े बड़े क्या हो जाते हैं भाई? ये बड़े बड़े हाँ पॉक्स बन जाते हैं, ठीक है भाई। फिर बात करें कि इसका रोग कारक कौन है, तो याद रखना इसका रोग कारक कौन है? कैप्रोपॉक्सी वायरस है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? निथलिंग वायरस भी। क्या बोलते हैं? निथलिंग वायरस भी इसको कहते हैं। ये वायरस होता है और ये एक कैसा है? संक्रामक रोग है। और संक्रामक रोग का मतलब जो कहता है एक से दूसरे में फैलने का काम करता है, एक से दूसरे में फैलता है, जो पॉक्सीविरिड वायरस से होता है। किससे होता भी? पॉक्सीविरिड वायरस। ये दोनों किसके हैं? पॉक्सीविरिड वायरस के उदाहरण है। और ये पॉक्सीविरिड संक्रमण वाले, मतलब संक्रमण के कारण फैलते हैं। यह संक्रमण कौन करता है? या तो मक्खियां करती है या फिर कोई करता है, मच्छर करता है। अब बहुत से पशु प्रेमी ये बोलते हैं कि हमारे तो आसपास हमने तो अपनी गायों को बहुत ही अच्छे तरह से क्वारंटीन करके रखा हुआ है, उसके बावजूद भी ये रोग कैसे हो गया? तो याद रख लेना, इसमें मक्खियां और जो मच्छर होते हैं ये इसके वाहक होते हैं। कोई आपके दूर दराज गांव के अंदर अगर 20 से 25 1 से 2 किलोमीटर आसपास में 200 मीटर के अंदर भी आपको अगर कोई
आपको LSD से पीड़ित कोई गाय देखने को मिल जाएगी ना, तो याद रख लेना इस बात को, वहां से मक्खी मच्छर की ज्यादा से वो उसके अंदर भी आने का रहता है। तो इसलिए साफ सफाई का, इस रोग से बचने के लिए एक ही उपाय है, आप तो आसपास के क्षेत्र को क्या रखें, अच्छे से सुरक्षित रखें भाई, है ना। फिर देखना इस रोग के लक्षण बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको लक्षण देखकर इसके क्या है, लक्षण के आधार पर क्या किया जाता है भाई, उपचार किया जाता है। इसलिए लक्षण के आधार पर उपचार करते हैं, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रह जाती बात। क्या रह जाती है, पहले तो त्वचा पे छोटी छोटी क्या होंगी, गांठें हो जाएगी, फिर उसमें क्या भर जाएगा भाई, उसमें पानी भर जाएगा, और उसके बाद में वो फूटने के बाद उसमें क्या हो जाता है, घाव हो जाता है। तो ये सबसे खतरनाक डिजीज है भाई, ठीक है। मुंह में इनके अंदर छाले हो जाते हैं, इस कारण से वो खाना भी नहीं खा पाते। खाना खा पाएंगे, बिल्कुल नहीं खाना खा पाएंगे। लार का मुंह में अधिक मात्रा में स्त्राव होता है, और पैरों में क्या रहती है, सूजन रहती है, जो पैर होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, भूख भी नहीं लगती है, और फाइनल स्टेज में मुंह में क्या बनने लग जाते हैं भाई, झाग बनने। जब अंतिम स्थिति होती है ना, बहुत भयानक स्थिति हो रही है, ऐसे में वहां पे क्या बनने लग जाएंगे, झाग बढ़ने लग जाएंगे। इसके घरेलू बचाव और उपचार के बारे में बात करें तो सूखे आंवले का चूर्ण और गिलोय और हल्दी के मिश्रण को अगर उनको दिया जाए तो काफी हद तक ये क्या करते हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करते हैं, क्या करते हैं, इम्यूनिटी में सहायता करेंगे। और नमक को गर्म पानी में उबालकर जो घाव है उस पर छिड़कने का काम करना है। ठीक उसी प्रकार से पानी में फिटकरी का घोल डालकर उस पर छिड़काव करने से जो उनके अंदर मवाद बन जाता है, जो पस बन जाती है, उससे उनको काफी हद तक रिलीफ मिल जाता है, जो ब्लड आता रुक जाता है। अब बहुत से बच्चे ऐसे समझदार हैं, ऐसे बहुत से लोग भी समझदार हो, क्या कहते हैं कि इनको सैनिटाइज कर देना चाहिए। तो भाई आपकी बुद्धि का घुटनों में है क्या, एथेनॉल जो सैनिटाइजर होता है उसमें एथेनॉल होता है, और जब भी आप एथेनॉल का छिड़काव करोगे उसके ऊपर तो ब्लड की कंट्रोवर्सी बढ़ जाएगी ना भाई, तो उल्टा रक्त का स्त्राव बढ़ जाता है। थोड़ी समझदारी रखनी है, नमक की पानी और फिटकरी का पानी, और इसमें बहुत कम मात्रा, एक बाल्टी पानी के अंदर मुश्किल से क्या डालनी है, 500 ग्राम फिटकरी डालनी है, और नमक के पानी के अंदर नियमित मात्रा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक कट्टा नमक डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। यह बीमारी गोवंश को क्या रखना है, जो बीमार गोवंश है ना, उस बीमार गोवंश को आपको अलग रखना है, क्वारंटीन रखना है। मच्छर और मक्खियों के लिए क्या करना, धुआं, और धुआं करने से वो क्या करेंगे, भाग जाएंगे कि नहीं भाग जाएंगे, मतलब उनको मक्खी और मच्छर से सुरक्षित रखना है। गर्भवती गाय के लिए, गर्भवती गाय के अलावा आपको यह नुस्खा अपनाना है, देसी गाय का घी 100 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, हल्दी 50 ग्राम, शक्कर 50 ग्राम का लड्डू बनाकर उसको खिलाना है। यह किस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जो प्रेग्नेंट है उस पर यह एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, इसके अलावा सब पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो भाई। सांस लेने में तकलीफ होने पर धुआं नहीं देना है। देखो इस रोग के अंदर क्या होता है, ये तो बीमारी होती है बट सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है, और अधिक सांस लेने के अंदर दिक्कत होने पर क्या हो जाता है, निमोनिया भी हो जाता है। सबसे घातक ये निमोनिया सिद्ध कर देता है। इसलिए आपको क्या करना, जिस पशु को इस बीमारी के कारण सांस लेने में तकलीफ होती है तो उसके आसपास धुआं नहीं होना देना है। और क्या करना है, अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप विक्स और गर्म पानी की भाप भी उसको दे सकते हैं, ताकि उसको काफी हद तक क्या मिल सकता है, रिलैक्स मिल सकता है। बात करें इसके प्रमुख उपचार, गोलियां और इंजेक्शन की, ये तो वो घरेलू उपचार थे। अब मैं बात कर लेता हूं इसकी प्रमुख गोलियां इंजेक्शन की। सबसे पहले बात करें कि आंतरिक परजीवी हो चाहे बाह्य परजीवी हो चाहे स्किन संबंधी रोग हो, उनके लिए ब्लॉडर बोलस आता है, जिसके अंदर सॉल्ट कौन सा होता है, डोरामाइसिटिन होता है। ये डोरामाइसिटिन जो है ये क्या कब लेना पड़ता है, सुबह खाली पेट लेना पड़ता है। और छोटे पशुओं को कितना देते हैं, आधा बोलस, और जो 90 दिन के बाद क्या मिलती है, इसकी दूसरी डोज मिलती है। ऐसा नहीं है सुबह दिया उसके बाद अगले दिन और देना, पहली डोज देने के बाद में 90 दिन के बाद में दूसरी डोज देते हैं। क्या करता है, आंतरिक परजीवी, बाह्य परजीवी और स्किन संबंधी रोगों के लिए ये क्या करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है, इसके उपचार में सहायक है। फिर देखिएगा अगर उसको बुखार आता है, भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई वायरल इंफेक्ट पशु होगा तो उसके अंदर फीवर तो आता है, टेम्परेचर बढ़ता है, उस टेम्परेचर को सबसे पहले कम करना अपना सबसे पहले क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या कर सकते हो, बुखार के लिए एंटीबायोटिक अपन भी लेते हैं ना, पैरासिटामोल, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ना डोलो 650 लेते नहीं लेते हैं, डोलो 650 लेते नहीं लेते हैं, डोलो 650 जो है, ठीक उसी प्रकार से इनको भी क्या देनी पड़ेगी, पैरासिटामोल मोलस देना पड़ेगा। बात करें नाक और कान में क्या है, सॉरी नाक में पानी आने के बाद में एंटीबायोटिक के रूप में आप क्या ले सकते हो, एजिथ्रोमाइसिन या एमोक्सिलिन जो है, एमोक्सिलिन का कंटेंट देकर आप उसकी ये जो एंटीबायोटिक के रूप में काम में ले सकते हो। इसके लिए क्या है, 1500 ग्राम की ये 1500 mg की क्या आती है, टेबलेट आती है, जो 400 किलोग्राम से ऊपर वजन वाले के लिए कितनी देनी है, 2 बोलस एक साथ दे सकते हो, और 400 किलोग्राम से कम भार वाले
पशु के लिए सुबह सुबह एक शाम दे सकते हो भाई, ठीक है। जबकि छोटे बछड़ों के लिए कितना दे सकते हो? आधा बोलस। ये कब काम आएगी भाई आपके? ये एमोक्सिलम बोलस जो है या एमोक्सिलिन जो है ये एंटीबायोटिक के रूप में काम करेगी जब अधिक मात्रा में नाक में से और क्या है, नाक से और पानी आने लग जाएगा। फिर देखना पशुओं के अंदर जब ये यहां पे क्या बन जाते हैं, घाव हो जाते हैं, तो वहां पे जूं, चीचड़े या किलनी, चर्म रोग, एलएसडी या ऐसा कोई भी परजीवी अटैक करने की समस्या रहती है, तो ऐसे में इंजेक्शन लगता है जिसको बोलते हैं डोरामाइसिटिन इंजेक्शन होता है। ये इंट्रामस्कुलर भी लगता है और इंट्रावेनस भी लगता है। प्रेगनेंसी के लिए भी ये क्या सुरक्षित है, तो बिंदास होकर लग सकते हैं। हाँ, ये याद रख लेना, ये जितने भी मैं गोलियां और इंजेक्शन आपको बता रहा हूं ये सारे ऑथेंटिक हैं, 100% सही है, परंतु बिना चिकित्सक, पशु चिकित्सक की अनुमति के इनका आप यूज नहीं कर सकते भाई, ठीक है ना। बिना इसके बिना नहीं करना, खुद डॉक्टर बनने का बिल्कुल प्रयास नहीं करना है। आसपास का देखो, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर एलएसडी से बचना है तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, आसपास के वातावरण को सुरक्षित होना चाहिए। अपन अपनी गाय को भले कितना ही सुरक्षित रखें, परंतु आसपास के वातावरण अगर सुरक्षित नहीं है तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड आपने कोरोना में बहुत काम में लिया होगा कि नहीं लिया होगा? कि बिल्कुल सर, हमने कोरोना में इसको बहुत काम में लिया था। तो आप 2 से 3% सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन अपने आसपास के वातावरण के अंदर यूज में ले सकते हो। जबकि ये ब्यूटॉक्सिल क्लोराइड है, ब्यूटॉक्स लिक्विड जो है ये 2 ml में 1 लीटर मिलाकर, जिसके अंदर क्या है, डेल्टा मैथ्रिन है, इसका प्रयोग आप कर सकते हो स्किन के ऊपर कर सकते हो। किस पे कर सकते हो? हाँ, स्किन के ऊपर कर सकते हो। किस पे? जिसके एलएसडी बीमारी है भाई। फिर देखना, प्रतिरक्षा को प्राप्त करने से पहले, मतलब प्रतिरक्षा प्राप्त करने हेतु, मतलब एलएसडी से पहले, आपको रोग नहीं हुआ है उससे पहले आप उसको कौन सा इंजेक्शन दे सकते हो भाई? हाँ, कौन सा? लीवामाइसोल इंजेक्शन दे सकते हो। कहां? 1 ml प्रति 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम वाले के लिए 1 ml बॉडी वेट सबकेट के अकॉर्डिंग इसको क्या दे सकते हो? आप दे सकते हो भाई, ठीक है। और इसके अलावा ये जो लीवर टॉनिक होता है ये यहां यकृत की सुरक्षा के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है भाई? यकृत की सुरक्षा के लिए काम आता है। इंजेक्शन क्या आता है? हाईविट प्लस आता है। 15 से 20 ml पर mg इसका यूज में ले सकते हो। ये सभी गोलियां और इंजेक्शन क्या मैं आपको जो भी नजदीकी पशु चिकित्सक की जो भी दवाइयों की दुकान है वहां पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, और अच्छे पशु चिकित्सक की सलाह से ही इसको लेना चाहिए। अदरवाइज बाकी आप अगर आपके आसपास में कोई भी ऐसी दवाइयां नहीं है तो आप घरेलू उपचार की सहायता से भी इसका काम कर सकते हो भाई, ठीक है ना। इस चीज का विशेष ध्यान भी रखना है, और जितना हो सकता है इनको क्या रखना है, दूर रखना है, क्वारंटीन रखना है, और कैसे रखना है, हेल्दी खाना खिलाने का प्रयास करना है। वैसे तो इस बीमारी के अंदर जो है मृत्यु दर कितना है? 1% है। रिकवरी बहुत फास्ट होती है। राजस्थान, ये गुजरात के अंदर अधिक मात्रा में फैल तो भले ही रहा हो, परंतु राजस्थान और गुजरात की जो गाय हैं उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी स्ट्रांग है। अच्छी इम्यूनिटी होने के कारण जो इसकी मृत्यु दर है वो मात्र कितनी है भाई? 1%। ये भी अपने लिए खतरनाक है भाई, ये भी अपने लिए क्या है? खतरनाक ही है, कोई कम नहीं है, क्योंकि अपना जीवन दायिनी कौन है? ये है। इसी के साथ में अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर करें, है ना, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को क्या कर दे भाई? सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।